अगेन आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। 14 नवंबर के सभी करंट अफेयर को आज के सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। पूरे सेशन को ध्यान से रिलैक्स होकर देखिएगा। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसलिए सेशन में एंड तक बने रहिए, डेली फॉलो करिए डेली करंट अफेयर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां पर मैं आपके लिए लेकर आता हूं। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर चले जाइए। वहां पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करंट अफेयर की पीडीएफ अवेलेबल होती है। वहां से आप इसे इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं 14 नवंबर के करंट अफेयर को। ध्यान से सेशन को देखिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नोट कीजिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो यहां पर देखिए, एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम की बात करें तो इसे लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। ठीक है, जो भारत का वित्त मंत्रालय है उसने हाल ही में एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम को लॉन्च किया है। देखिए, उद्देश्य आपको यहीं पर समझ में आ जाएगा कि इसका उद्देश्य क्या है। वैसे आपको पता होना चाहिए भारत की फाइनेंस मिनिस्टर कौन? निर्मला सीतारमन। तो इन्होंने इनोग्रेट किया है, इन्होंने लॉन्च किया है हाल ही में इस प्रोग्राम को। देखिए, नाम से आपको समझ में आएगा कि जो एमएसएमई है मतलब माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस है ना, भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जितने भी हैं उनको समर्थन प्रदान करना, उन्हें फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करना, ठीक है, उनके लिए सोचना, उनके लिए विकास की जितनी भी सुविधाएं चाहिए उनको प्रोवाइड करना मुख्य उद्देश्य है नेशनल एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम का। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसे लॉन्च किया है। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत जो फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट आता है वो और सिडबी, इन दोनों ने संयुक्त रूप से इसे शुरू किया है। पर यहां पर क्वेश्चन मिनिस्ट्री से आएगा तो आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये प्रोग्राम है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो देखिए, यह जो इनिशिएटिव है ना, भारत में एमएसएमई के लिए एक तो फाइनेंशियल पहुंच प्रदान करेगा और इसके अलावा रिसोर्सेस को बढ़ावा देगा जो कि एमएसएमई के विकास में सहायक हो सकते हैं। और इसके अलावा इन सभी रिसोर्सेस को प्रमोट करना या बढ़ावा देने से जो भी एमएसएमई उद्योग है उनमें वृद्धि होगी, उनको प्रोत्साहन मिलेगा और आगे जितनी भी इंडस्ट्री है वो भारत में बूम करेगी। ठीक है, देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लक्ष्य भी रखा है कि जो एमएसएमई क्रेडिट ग्रोथ है वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ऑलमोस्ट 6.25 लाख करोड़ रुपए, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए ऑलमोस्ट 6,21,000 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए 7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचनी चाहिए। यह लक्ष्य डिसाइड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो उसी के तहत हाल ही में नेशनल एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम को भारत के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, निर्मला सीतारमन ने इस प्रोग्राम की हाल ही में लॉन्चिंग की थी। सेकंड क्वेश्चन, साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल समिट 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो देखिए, साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल समिट का हाल ही में आयोजन किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली। देखिए, नई दिल्ली में 12-13 नवंबर को यह आयोजित की गई है। 25th साउथ एशियन टेलीकॉम रेगुलेटरी काउंसिल की ये समिट है, बैठक है। उद्देश्य क्या है यहां पर अगर ये समझेंगे तो देखिए, जो टेलीकॉम सेक्टर है, दूर संचार जो क्षेत्र है, जो सेक्टर है, उसके विकास के लिए, उसके लिए न्यू रेगुलेटरी आइडियाज को प्रमोट करना और इसके अलावा अलग अलग स्ट्रेटेजी पर यहां पर चर्चा करने के लिए यह 2 दिवसीय एक सम्मेलन है। 12 नवंबर को शुरू हुआ है और 13 नवंबर तक ये आयोजित किया गया। 12-13 नवंबर तक ऐसे जितने भी लोग हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन है जो कि टेलीकम्युनिकेशन या टेलीकॉम के सेक्टर में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जितने भी हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हैं, सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर जो हैं, और इन सभी और इनके अलावा उपभोक्ताओं के जितने भी रेगुलेटर्स हैं, है ना, उन सभी के लिए एक मंच है ताकि वो आपस में मिलकर टेलीकॉम सेक्टर पर क्या हर्डल है, विकास कैसे किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर साथ में आकर यहां पर चर्चा करते हैं।
तो ये पर्टिकुलर समिट साउथ एशियन टेलीकॉम रेगुलेटरी काउंसिल समिट है, 2024 में आयोजन किया गया। और यहां पर याद रखिएगा कि ये 25वीं समिट है, 25th। आयोजन कहां पर? भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव देखें तो इंटीग्रेटेड रेगुलेटरी एजेंडा को आकार देना। जो टेलीकॉम सेक्टर है उसके लिए एक एजेंडा तय करना कि विकास कैसे किया जाएगा, क्या पॉलिसीज फॉलो की जाएगी, इस पर यहां पर विचार किया जाता है। नॉर्मली इसका जो आयोजन है एशियन पैसिफिक टेलीकॉम द्वारा किया गया था और जो मेजबानी की गई है वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा की गई, क्योंकि आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, तो क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको ऑफर ऑफ द डे दे देता हूं, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। आप सभी के लिए देखिए कंप्यूटर का कोर्स अवेलेबल है अक्षय सर का, जहां पर बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के माध्यम से, बहुत ही अच्छी ट्रिक के माध्यम से पूरे कंप्यूटर को यहां पर कवर करवाया गया है। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपको ये कोर्स अवेलेबल है रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। लेकिन यहां पर मैंने आपको इस कोर्स की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इसे इजीली जाकर अवेल कर सकते हैं। काफी नॉमिनल चार्जेस से बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखिए काफी एग्जाम्स में कंप्यूटर पूछा जाता है, थोड़ा हार्ड भी होता है स्टूडेंट के लिए, तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ आपको पूरा कंप्यूटर का कोर्स यहां पर रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी 48 आवर में। ओके, चलिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसे अवेल कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स 2024 में किस दिन की थीम है? तो ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स की बात करें तो ये 2024 में वर्ल्ड डायबिटीज डे की थीम है। आंसर हो जाएगा आंसर बी। आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड डायबिटीज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो यह ऑब्जर्व किया जाता है 14 नवंबर को, मतलब आज के दिन। वर्ल्ड डायबिटीज डे, विश्व मधुमेह दिवस के नाम से इसे जाना जाता है। शुगर है ना, एक डिसीज आपने सुनी होगी शुगर, तो डायबिटीज क्या है? शुगर है ना। डायबिटीज की बात करें नॉर्मली तो देखिए शरीर में इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। और इंसुलिन की बात करें तो नॉर्मली पेनक्रियास, बॉडी में पेनक्रियास से इंसुलिन स्त्रावित होता है ना। तो अगर शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है ना, तो और इंसुलिन स्त्रावित नहीं हो रहा है तो बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, ये डायबिटीज का साइन है। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, पूरे वर्ल्ड में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड डायबिटीज डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 14 नवंबर को। ठीक है, 2024 में ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स वर्ल्ड डायबिटीज डे की थीम है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिल गई वर्ल्ड डायबिटीज डे की और थीम की। सबसे पहली बार देखिए 14 नवंबर को अगर हम इस डे को मनाए जाने की बात करें तो 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा संयुक्त रूप से। 1991 से हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जा रहा है। 14 नवंबर क्यों चुना गया? तो देखिए 14 नवंबर को जन्म दिवस है, पता है किसका? सर फ्रेडरिक बेटिंग का। यह कौन है भाई? 1922 में चार्ल्स बेस्ट के साथ मिलकर इन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। आपको पता है इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, है ना। तो इंसुलिन क्योंकि बॉडी में क्या कम हो रहा है? इंसुलिन। तो इंसुलिन की खोज का श्रेय दिया जाता है 1922 में संयुक्त रूप से दो लोगों को, चार्ल्स बेस्ट और सर फ्रेडरिक बेटिंग। तो इंसुलिन की खोज के लिए इन्हें श्रेय दिया जाता है। तो इनका जन्म दिवस जो है फ्रेडरिक बेटिंग का 14 नवंबर को है। तो वर्ल्ड डायबिटीज डे ऑब्जर्व किया जाता है 14 नवंबर को, है ना। ठीक है, इंटरनेशनल डायबिटीज फाउंडेशन की एक डेटा है, इसके अनुसार देखिए 2021 में डायबिटीज के कारण 67 लाख लोगों की डेथ हुई थी। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, समझिए। और आपको पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया टॉप कंट्रीज में गिना जाता है डायबिटीज डिसीज के लिए, है ना। ऑलमोस्ट दूसरे नंबर पर वर्तमान में हम होंगे डायबिटीज के। अगर हम रोग की बात करें तो बहुत ज्यादा डायबिटीज के मरीज इंडिया में देखने को मिलते हैं।
कारण है एक तो खान पान प्रॉब्लमेटिक है, और दूसरा एक्सरसाइज है ना। मेनली क्या होता है कि शरीर को एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी अगर डायबिटीज से बचना है तो। पूरे वर्ल्ड में 67 लाख लोगों की मृत्यु हुई है डायबिटीज से अनुमान, और उसी वर्ष 53 करोड़ लोगों में डायबिटीज डिटेक्ट की गई है, डायबिटीज के साथ जी रहे हैं। कितना होता है 53 करोड़, 8 अरब जनसंख्या है, समझो 53 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा आंकड़ा है, ठीक है। और अनुमान ये भी है कि भैया 2030 में ये बढ़कर ऑलमोस्ट 64 करोड़ और 2045 में बढ़कर ऑलमोस्ट 78 करोड़ मरीज हो जाएंगे डायबिटीज के। तो पूरे वर्ल्ड को जागरूक करना जरूरी है। तो वर्ल्ड डायबिटीज डे ऑब्जर्व किया जाता है 14 नवंबर को, है ना। निम्न में से किसने बुक ऑर्बिटल के लिए बुकर प्राइज 2024 जीता है? तो ऑर्बिटल के लिए बुकर प्राइज 2024 जीता है सामंथा हॉर्वे ने। यूनाइटेड किंगडम की लेखिका है, ठीक है, सामंथा हॉर्वे, जिन्हें दिया गया है बुकर प्राइज 2024। इनकी बुक है ऑर्बिटल, उसके लिए यहां पर आप इमेज देखेंगे तो यह है सामंथा, ठीक है, और इनकी बुक है ऑर्बिटल। देखिए यहां पर हम दो अवार्ड कंफ्यूज करते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, वो अलग है, और यहां पर जो बात हो रही है ये बुकर प्राइज अलग है। दोनों ही लिटरेचर के क्षेत्र में दिए जाते हैं, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। दोनों को देखिए डिफरेंस क्या है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये ज्यादा सुर्खियों में रहता है और ज्यादा मान्यता इसको माना जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसी भी लैंग्वेज के उपन्यास को दिया जा सकता है, बशर्ते उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ हो और उसका प्रकाशन यूनाइटेड किंगडम में हुआ हो, ठीक है। तो उसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जा सकता है, किसी भी लैंग्वेज का उपन्यास हो, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ हो और यूके और स्कॉटलैंड में नॉर्मली उसका प्रकाशन हुआ हो। 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। अभी इसी साल 2024 में जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ना, वो दिया गया है जेनी एर्फेनबेक को। जेनी एर्फेनबेक ने कैरोज नाम का एक बुक लिखी है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन माइकल हॉफमैन ने किया है, इंग्लिश अनुवाद, ठीक है। तो ये अलग लैंग्वेज की थी और इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई है कैरोस, तो इसको दिया गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज। कमेंट में बताना भैया कि इसकी जो मूल लैंग्वेज थी ना वो कौन सी थी। इंग्लिश में ट्रांसलेट तो हो गई। जेनी एर्फेनबेक किस देश की ऑथर है या किस भाषा की ऑथर है, यहां पर हमको पता चलेगा, तो कमेंट करना, ठीक है। अब यहां पर बात हो रही है बुकर प्राइज की। यह पुरस्कार इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे गए नॉवेल के लिए ही दिया जाता है जो कि यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित हुआ हो। 1969 से यह दिया जा रहा है। नवंबर 2024 में ब्रिटिश राइटर सामंथा हॉर्वे को बुकर प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो यह अलग है और वो अलग था, दोनों अनाउंस हो चुके हैं। 2024 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज कैरोस को दिया गया, और बुकर प्राइज की बात करें तो यह ब्रिटिश राइटर सामंथा हॉर्वे को दिया गया, ठीक है। इनकी जो बुक है ऑर्बिटल, इसके लिए अंतरिक्ष यात्रियों की कहानी है, 6 अंतरिक्ष यात्रियों की कहानी है ये, ठीक है। अंतरिक्ष यात्रियों की कहानी में अंतरिक्ष विज्ञान और राजनीति जैसे बड़े बड़े विषयों की यहां पर बुक में बात की गई है। और दिलचस्प इसलिए है क्योंकि जो पढ़ते हैं ना, जो इस बुक को पढ़ेंगे उनके लिए कुछ क्वेश्चंस छोड़ती है ये बुक कि भैया पूरे ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व क्या है, हम कहां पर खड़े। तो बहुत ही अच्छी बुक है ऑर्बिटल, जिसके लिए ब्रिटिश राइटर सामंथा हॉर्वे को बुकर प्राइज 2024 दिया गया। इंटरनेशनल बुकर प्राइज अलग है, ध्यान रखना, वो कैरोज को दिया गया है, कैरोज बुक के लिए दिया गया है जेनी एर्फेनबेक को, ठीक है। चलिए 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस स्थान पर एम्स हॉस्पिटल की आधारशिला रखी है? तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर 2024 को एम्स का फाउंडेशन स्टोन रखा है दरभंगा। कहां पर आता है जानते? बिहार। भारत के बिहार राज्य में 13 नवंबर 2024 को दरभंगा में बिहार का दूसरा एम्स स्थापित किया जाने वाला है। यहां पर फाउंडेशन स्टोन रखा है, अब निर्माण कार्य शुरू होगा, ठीक है। तो दूसरा एम्स है क्योंकि जो बिहार का पहला एम्स है ना, वो पटना में स्थापित किया जा चुका है, राजधानी में। टोटल कॉस्ट जो आने वाली है दरभंगा के एम्स की, वो आने वाली है 1264 करोड़ रुपए। बिहार का दूसरा एम्स है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया देखें तो ये 23वां एम्स है,
इंडिया का, पटना, बिहार का पहला पटना में, और दरभंगा में अब ये 23वां एम्स है। ठीक है, जो दरभंगा में निर्माण किया जाएगा वो 1264 करोड़ की लागत से बनने वाला है, और राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। और काफी सारी अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भी आधारशिला भारत के पीएम ने बिहार राज्य में रखी। 12,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है बिहार में। ठीक है, चलिए, हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला बटालियन को मंजूरी दी है। सीआईएसएफ का गठन कब किया गया था? देखिए, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग हैं, जो उपक्रम है ना, सेल, भेल, है ना, एचएल, जो भी सरकारी, उनकी रक्षा का दायित्व है ना सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का होता है, सीआईएसएफ, अर्धसैनिक बल है सेंट्रल का। सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में की गई थी। ठीक है, इंडस्ट्री जो है गवर्नमेंट की, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए सीआईएसएफ बना था 1969 में, अर्धसैनिक बल। वैसे अब जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उसने, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है सीआईएसएफ, तो सीआईएसएफ में अब महिला बटालियन को मंजूरी दी है भारत की होम मिनिस्ट्री ने। महिला बटालियन अपॉइंट की जाएगी, और ये जो पहली महिला बटालियन है ना सीआईएसएफ की, उसमें 1025 महिलाओं को शामिल किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो पहले तो महिलाओं को सशक्त करना, फर्स्ट एम, और सेकेंड महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। तो सीआईएसएफ में पहली महिला बटालियन 1025 महिलाओं की होगी। ठीक है, होम मिनिस्ट्री ने इसकी मंजूरी दी है। सीआईएसएफ क्या काम करता है अभी मैंने आपको बताया। स्थापना 15 मार्च 1969 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलता है, और आरएस भाटी वर्तमान में इसके महानिदेशक के पद पर हैं। नेक्स्ट, किस भारतीय अभिनेता को थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर, जो कि थाईलैंड में टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, वो बने हैं हाल ही में सोनू सूद, भारतीय अभिनेता। ठीक है, भारतीय अभिनेता जो कि थाईलैंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद है। आपको पता है सोनू सूद ने कोविड जो पैंडेमिक आया था उस समय बहुत लोगों की मदद की थी, जिसके कारण दुनिया भर में सोनू सूद को जाना जाता है ना, ह्यूमन एक्शन के लिए। इनके द्वारा जो काम किए गए हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, उनके लिए सोनू सूद को जाना जाता है। इसीलिए थाईलैंड की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पर ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर जो कि टूरिज्म को भी प्रमोट करेंगे, कौन बने हैं, किसे बनाए हैं? तो ये है सोनू सूद। ठीक है, थाईलैंड देश में टूरिज्म को बढ़ावा देना ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को नियुक्त किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। अमेजन ने भारत के किस शहर में अमेजन फ्यूचर इंजीनियर्स मेकर स्पेस लॉन्च किया है? तो अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया है अमेजन ने भारत में कर्नाटक के बेंगलुरु में। कहां पर? कर्नाटक के बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। ठीक है, देखिए, अमेजन ने कर्नाटका के बेंगलुरु में अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया। उद्देश्य क्या है? देखिए, भारत में 2025 तक 4000 से अधिक छात्रों को टेक्निकल स्किल्स प्रदान करना मुख्य उद्देश्य अमेजन के अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस का। इंजीनियर बनाए जाएंगे मेकर स्पेस। ठीक है, ये देखिए नॉन पेबल ट्रेनिंग कोर्स होगा जहां पर पेमेंट नहीं लिया जाएगा। 5th से लेकर 12th क्लास तक के जो स्टूडेंट हैं उन्हें टेक्निकल स्किल सिखाई जाने वाली है अमेजन के द्वारा। तो अमेजन का है पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस। कहां लॉन्च किया अमेजन ने? कर्नाटक के बेंगलुरु में। अमेजन एक ई कॉमर्स कंपनी है, अमेरिका बेस्ड। 1994 में इसकी स्थापना का श्रेय जेफ बेजोस को दिया जाता है। अमेजन की स्थापना की थी जेफ बेजोस ने। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में राजस्थान में पुष्कर मेला शुरू हुआ। पुष्कर मेले का अन्य नाम क्या है? तो राजस्थान में जो पुष्कर मेला शुरू हुआ है, आपको पता है बहुत ही फेमस है, ऊंटों के लिए जाना जाता है, कैमल। ऊंटों का मेला भी कहलाता है पुष्कर। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि भारत में पुष्कर झील कहां पर है? तो राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के अजमेर में पुष्कर का मेला लगता है नॉर्मली, अजमेर जिले के पुष्कर में। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, पुष्कर फेयर है ना, या मेला किस नाम से जाना जाता है? तो ये ऊंटों का मेला है।
ठीक है, राजस्थान के पुष्कर में इसका आयोजन किया जाता है हर साल, पुष्कर मेला। देखिए, पुष्कर मेला एक वार्षिक मेला है जो कि राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में आयोजित किया जाता है। अब शुरू कब होता है, तो कार्तिक शुक्ल एकादशी, जो अभी देव उठनी 11 आई थी, है ना, उस दिन से यह शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा पर यह समाप्त होगा। 5 दिनों तक चलने वाला मेला है। राजस्थान के पुष्कर में पुष्कर झील भी है और सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में स्थित है राजस्थान में। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो उसे भी याद रखिएगा। पुष्कर झील भी पूछी जाए तो राजस्थान में। मेला मुख्य रूप से देखिए घोड़े और ऊंट जैसे मवेशियों को यहां पर खरीदा बेचा जाता है। ऊंटों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, जो ऊंटों की आप बोल सकते हैं प्रदर्शनी होती है, उसके लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं जो कि राजस्थान की पृष्ठभूमि से संबंधित है। रेवरेंड एरिक कुमेडिया को 2024 में जमनालाल बजाज पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया? तो रेवरेंड एरिक कुमेडिया, ठीक है, नाम थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि ये कांगो के रहने वाले। कहां के? कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो। हाल ही में इन्हें 2024 के लिए जमनालाल बजाज अवार्ड से सम्मानित किया गया गांधीवादी सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए। आंसर हो जाएगा आंसर सी, ठीक है। तो रेवरेंड एरिक कुमेडिया को, जो कि कांगो के हैं, जमनालाल बजाज अवार्ड दिया गया है गांधीवादी सिद्धांतों के प्रसार प्रचार के लिए। देखिए, आपको यहां पर अवार्ड के बारे में पता होना चाहिए कि अवार्ड क्या है। भारत में जमनालाल बजाज फाउंडेशन के द्वारा जमनालाल बजाज अवार्ड दिए जाते हैं। 4 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के। वैसे एक इंटरनेशनल लेवल का है और 4 नेशनल लेवल पर दिए जाते हैं। देखिए, भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए पहला ये इंटरनेशनल अवार्ड हो गया, क्योंकि भारत के बाहर किसी अदर व्यक्ति को दिया जाएगा। फिर भारत के अंदर रचनात्मक कार्य के लिए दिया जाएगा, महिला और बाल विकास हेतु कल्याण के लिए दिया जाएगा, और ग्राम विकास के लिए, सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए दिया जाएगा चौथा पुरस्कार। तो एक इंटरनेशनल और 3 नेशनल। तो गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल बजाज अवार्ड, जो कि 46वां है, यह दिया गया है रेवरेंड एरिक कुमेडिया को, ठीक है, जो कि कहां से? कांगो से। पहला हो गया, आंसर हमने ले लिया कुमेडिया, ठीक है। सेकेंड, रचनात्मक कार्य के लिए गिरिजा नंदन को दिया गया, झारखंड से बिलोंग करती है। महिला और बाल विकास हेतु कल्याण के लिए डॉक्टर तुलसी मुंडा को दिया गया, जो कि ओडिशा से है। और ग्राम विकास हेतु सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए रश्मि भारती को दिया गया, जो कि उत्तराखंड से है, ठीक है। तो ये 4 अवार्ड हैं जमनालाल बजाज अवार्ड के अंतर्गत, और इस साल ये 46वें जमनालाल बजाज अवार्ड है, इसे भी याद रखिएगा। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बार इन अवार्ड की शुरुआत 1977 में की गई थी। जमनालाल बजाज फाउंडेशन ये अवार्ड प्रदान करता है। डन। तो यहां पर 14 नवंबर के सभी करंट अफेयर को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब आ जाते हैं हम लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। क्वेश्चन आंसर लेंगे फटाक से। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहां आयोजित किया गया? तो कहां पर? नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में आयोजित 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का इनॉग्रेशन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। वर्ष 2024 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो यह 43वां संस्करण है, 43। 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की थीम है यंग फिल्म मेकर द फ्यूचर इज नाउ। ए। नवीन रामगुलाम को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? तो यह प्रधानमंत्री बने हैं मॉरिशस, नवीन रामगुलाम। भारत के प्रसिद्ध पूर्व भारतीय पोलो खिलाड़ी हरिंदर सिंह सोढ़ी का निधन हो गया, इनका उपनाम क्या है? तो इन्हें बिली उपनाम से जाना जाता था। भारत के विदेश सचिव वर्तमान में कौन? विक्रम मिस्त्री। नवंबर 2024 में आयोजित पूर्वी प्रहार में तीनों सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। किस खिलाड़ी ने 2024 में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता?
तो ये जीता है पंकज आडवाणी ने। अक्टूबर 2024 में प्लेयर ऑफ द मंथ फीमेल अक्टूबर 2024 के लिए अमेलिया केर को चुना गया है आईसीसी के द्वारा। किस देश की खिलाड़ी है? तो ये न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट खिलाड़ी है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है? तो देवी चंद्रगुप्तम की बात करें तो यह विशाख दत्त की रचना है। ठीक है, किस साहित्यकार को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो यह माखनलाल चतुर्वेदी हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था, अब यह नर्मदापुरम है एमपी में। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्र बदरई पृथ्वीराज रासो के लेखक है। ठीक है, तो ये तीनों के आंसर मिल गए हमको। अब हम आ जाते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। आंसर कीजिएगा कमेंट में। इतिहास में चौथा बौद्ध संगीति है ना, चौथी बौद्ध काउंसिल किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था? ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में स्थित है? और टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तीनों ही क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिए। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।